नमस्कार किसान भाइयों, मैं पूनम आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, इस अंक में हम जानेंगे कि कैसे जीरो विधि के द्वारा आलू की बुआई की जाती है और साथ ही देखेंगे कि कैसे रबी फसलों में ट्राइकोडर्मा विधि के द्वारा रोग प्रबंधन किया जाए। लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालेंगे कि क्या कुछ नया है आज कृषि जगत में। खबरें खेती की में। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। फसल रोपने से पहले मिट्टी जांच जरूरी। बदलते मौसम में पशुधन को निमोनिया से बचाएं। G5, G14, G35 प्रभेदों से करें अमरूद की खेती। मृदा दिवस के अवसर पर कृषि विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेती के लिए मिट्टी के महत्व पर चर्चा हुई। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री ने राज्य के किसानों से नजदीकी प्रयोगशाला में मिट्टी की गुणवत्ता परखने का सुझाव दिया। मिट्टी जांच से ही पता चल पाता है कि मिट्टी में फसलों के लिए किन पोषक तत्वों की कितनी कमी है। मिट्टी में कुदरती तौर पर पोषक तत्वों की उपस्थिति से ये भी पता चल जाता है कि मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कृषि विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में मिट्टी की जांच कराई जाती रहती है, इसलिए फसल रोपने से पहले आप मिट्टी जांच अवश्य करा लें। पशुपालक किसान भाइयों, निमोनिया बदलते मौसम में पशुओं में होने वाली एक बीमारी है, जिसमें पशु सर्दी, खांसी, जुकाम, तेज बुखार से पीड़ित हो जाते हैं। सांस भी काफ़ी तेज चलती है, जिसे पंजड़ी मारना कहते हैं। साथ ही नाक भी बहने लगते हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर आप शीघ्र अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से अपने पशुओं का उपचार कराएं। बीमार पशुओं का उत्पादन कम हो जाता है और आपकी आमदनी प्रभावित हो सकती है। सरसों के बीज से निकला तेल भोजन के साथ साथ शरीर की मालिश के काम आता है। तेल निकाले जाने के बाद प्राप्त खली मवेशियों का आहार एवं खाद के लिए व्यवहार में आता है। सरसों का सूखा डंठल जलावन के काम आ सकता है। इतने गुणकारी सरसों की खेती किसान को सफल किसान बना सकती है। ऐसे ही एक सफल किसान हैं पटना जिले के संजय कुमार, जिन्होंने 1.5 बीघा में सरसों की खेती की है। सरसों एक तिलहनी फसल है, जिसमें कम सिंचाई और कम लागत से अच्छा उत्पादन मिल जाता है। फसल चक्र में सरसों की खेती से अगली फसल का उत्पादन और मिट्टी की उर्वरता दोनों बढ़ती है। प्रगतिशील किसान संजय कुमार ने लगभग 1000 रुपये प्रति कट्ठा की लागत से सरसों की खेती लगभग 1.5 बीघा में की है। सरसों की उन्नत किस्मों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और खरपतवार नियंत्रण से संजू की फसल में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। वे इस खेती में बहुत कम लागत में अच्छे मुनाफे के प्रति आशान्वित हैं। ये सरसों हम लगाए हुए हैं 1.5 बीघा। ये सरसों लगाए हुए हैं तो हमारा कम से कम 800-900 रुपये, 1000 रुपये मान के चलिए एक कट्ठा पड़ जाता है। और सरसों अपना घरे को हो जाता है 20 किलो का कट्ठा हम उपजा लेते हैं। फ़ायदा होता है, इसके 2 हिस्सा फ़ायदा होता है सरसों में। और लागत बड़ी कम है, कोई टेंशन भी नहीं है, सब कुछ खेते में हो जाता है सरसों। किसान भाइयों, जब आप खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, जैविक खाद से खेती कर रहे हैं, तो सिंचाई की भी परंपरागत तकनीक बदलने की ज़रूरत है। स्प्रिंकलर तकनीक सिंचाई की ऐसी तकनीक है जिसमें पानी की बचत होती है और उर्वरक का बेवजह इस्तेमाल रुकता है। इससे आपकी लागत कम होती है। स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई प्रणाली में पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है और ये पानी कृत्रिम वर्षा के रूप में भूमि की सतह पर गिरता है। सिंचाई की इस विधि में पटवन क्यारियों में न करके पाइप एवं नोजलों के सहारे फसलों तक पहुंचाया जाता है।
कम सिंचाई वाली फसलों जैसे गेहूं के लिए ये विधि काफ़ी कारगर है, जो भूमि के कटाव को रोकता है और समान रूप से हर पौधे तक पानी पहुंचाना सरल बनाता है। पानी की बचत, वैज्ञानिक सिंचाई, कम श्रम और कम लागत जैसे गुणों वाली सिंचाई की ऐसी ही पद्धतियां आज की ज़रूरत है। सरकार बागवानी फसलों के उत्पादन पर लगातार जोर दे रही है। अमरूद एक उद्यानिक फसल है जो स्वास्थ्य के लिहाज से शानदार फल है। वैज्ञानिक खेती के इस दौर में अमरूद भी सालों भर उपजाया जा रहा है। किसान भाइयों, G5, G14, G35 अमरूद के नवीनतम उन्नत प्रभेद हैं। ललित और प्रभेद को भी वैज्ञानिक अमरूद के उन्नत प्रभेद मानते हैं। इन प्रभेदों से उत्पादन, बाजार, मांग और कीमत तीनों काफ़ी बेहतर होती है। इसलिए आप इन्हीं प्रभेदों के पौधे लगाकर अमरूद की खेती करें। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं हाजीपुर बाजार समिति में और जानते हैं आलू प्याज के ताज़ा भाव। बैगन 1600 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 1800 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल, लाल आलू 2400 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि लोकल प्याज 1600 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज और मौसम अनुकूल खेती कीजिए। पूर्वा हवा का प्रभाव धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और प्रदेश के उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाली बर्फीली हवाओं के जड़ में आने की संभावना भी बन रही है। मौसम पूर्वानुमान में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि तापमान में कमी की संभावना को देखते हुए सभी फसलों एवं सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। ये फसलों को संभावित पाले से बचाने में सहायक होती है। किसान भाइयों, अभी आपने कृषि समाचार में कृषि से जुड़ी ढेरों जानकारियां प्राप्त की। अब वक्त हो चला एक छोटे से विराम का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, शून्य विधि, जिसे हम सीधी बुआई या जीरो टिलेज के नाम से भी जानते हैं, सामान्य भाषा में खेतों में 40 से 40% तक खेतों में फसल अवशेष छोड़कर इसे जीरो टिलेज मशीन के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो आलू की बुआई जीरो टिलेज मशीन के द्वारा कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें, इन सभी बातों की जानकारी दे रही हैं हमारी कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता कुशवाहा जी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको नई और बेहतरीन जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा खेती किसानी में लाभ प्राप्त कर सकें। तो किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं हरिहरपुर वैशाली कृषि विज्ञान केंद्र में और आज का जो हमारा विषय है वह है आलू की बुआई के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, अभी आलू की बुआई का मौसम शुरू हो ही चुका है और आप ये सोच रहे होंगे कि आलू की बुआई किस तरह से करें। तो किसान भाइयों, आपने ये सुना होगा कि शून्य जुताई से गेहूं की खेती के बारे में, शून्य जुताई से धान की खेती के बारे में, या और भी कुछ फसलें हैं। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि शून्य जुताई से और शून्य तकनीक से, विधि से आलू की बुआई किस तरह से करें, और इसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीता कुशवाहा जी। मैडम, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, हमारे जो किसान भाई हैं, जो आलू की ये नई तकनीक है शून्य विधि से आलू की बुआई, हमारे किसान भाई किस तरह से करें? देखिए, शून्य विधि से आलू की बुआई ये बहुत नई तकनीक है और काफ़ी अच्छी तकनीक है। इसके लिए हमारे किसान भाई सोच रहे होंगे कि कैसे शून्य जुताई करेंगे और खेती करेंगे। तो ये बहुत ही आसान तकनीक है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की जुताई नहीं करनी है और धान की कटाई करने के बाद, यानी कि खरीफ फसल की कटाई के बाद खेत में किसी भी प्रकार की जुताई ना करें, उसको ऐसे ही छोड़ दें। और खेत में हल्की नमी का होना आवश्यक है। उस नमी में आपको आलू को रख के लगाना है। तो लगाने की विधि मैं थोड़ा सा आपसे बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप जो आलू लगाएंगे, उस आलू का जो साइज होना चाहिए वो कम से कम 40 ग्राम का होना चाहिए। तो एक ऑप्टिमम साइज होगा। और इतने साइज़ के आलू को लेने के बाद जिस खेत में आप इस विधि से आलू लगाने जा रहे हैं, उसमें आप एक लाइन बढ़िया से रस्सी तान के लाइन बना लीजिए, ताकि आलू की जो पंक्ति है वो सीधी रहे। और उसमें आप देखते होंगे कि पहले जो ज़माने में हल बैल से जो एक हल होता था, उससे जुताई होती थी। तो अगर संभव हो तो उसी से क्यारी बना लीजिए, उसी हल की सहायता से, या कोई उसी तरीके का उपकरण लेके एक सीधी क्यारी बना लीजिए। इसको ज़्यादा गहरा नहीं करना है, मात्र 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे तक ही गहराई तक उसको दबाते हुए आगे ले जाना है और बस उसी में आपको आलू को रख देना है। आलू रखने के बाद उसके ऊपर से आपको कंपोस्ट, सड़ी गोबर की खाद, जो आपको आसानी से किसान भाइयों के पास उपलब्ध होती है, क्योंकि आमतौर पे हमारे किसान क्या करते हैं, किसान भाई उस खाद को पूरे खेत में बिखराते हैं, कई ढेर बना के रख देते हैं और उसको आलू लगाने से पहले पूरे खेत में मिक्स कर देते हैं। परंतु इस विधि में आपको ऐसा नहीं करना। आप उसी खाद को उस क्यारी में ऊपर में, आलू के ऊपर में रख देंगे और आलू को उससे ढक देंगे। उसके पश्चात आलू की जो कंपोस्ट थी, उसी के ऊपर में आपको NPK 10:26:26 के अनुपात में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का मिक्सचर बना के और उसको उसी कंपोस्ट में ऊपर में डाल देना है। डालने के बाद
आप जो पुआल, धान की कटाई के बाद जो पुआल निकलता है, उस पुआल को से आप उस जगह को ढक देंगे। यानी कि जिस पंक्ति में आपने आलू लगाया है उसको पुआल की सहायता से पूरी तरीके से ढक देंगे। ढकने के समय थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहीं से भी आलू दिखाई ना पड़े, क्योंकि यदि आलू दिखाई पड़ेगा या आलू में जब नया आलू आएगा तो वो सूरज की रोशनी से के सामने अगर आता है तो वो हरे रंग का हो जाता है, जो कि पॉइजनस होता है और खाने योग्य नहीं रह जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा पुआल की मात्रा इस तरीके से रखें कि जो फ्यूचर में हमारा आलू तैयार होगा वो बाहर ना निकले। तो इस तरीके से उसकी बुआई किसान भाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी मैम आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों को दी जा रही है। इसी संदर्भ में जो अगला सवाल है वह यह है कि जो हमारे छोटे किसान होते हैं, तो हमने आमतौर पर ये प्रायः देखा है कि आलू के जो बीज होते हैं तो कई किसान उसको काट करके भी लगाते हैं। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों के लिए आपका क्या सुझाव है, क्या राय है, और जो बीजों की जो दूरी हो वो कितनी सेंटीमीटर रहनी चाहिए? देखिए, हमारे किसान भाई काट करके जो आलू लगाते हैं तो मैं वैज्ञानिक तौर पर तो ये कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि उसको कट करके लगाया जाए, क्योंकि कट ट्यूबर किसी भी तरीके से ठीक इसलिए नहीं होता है क्योंकि भविष्य में उसमें कई तरीके की बीमारियां आ सकती हैं और वह एक तरीके से कई बीमारियों का घर होता है। तो इसलिए हमारे किसान को इस विधि में अगर संभव हो तो पूरा साबुत ही आलू लगाएं और कट ट्यूबर का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जैसा कि आपने पूछा कि हम किस तरीके से उसमें दूरी रखना है, तो दूरी के लिए हमारा जो आलू से आलू की दूरी 10 सेंटीमीटर और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो लगभग 30 सेंटीमीटर रहती है। इस दूरी पर अगर आलू लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा आलू की पैदावार होगी। मैडम, अगर हम बात करें आलू के जो खास प्रभेद हैं जो शून्य बुआई के दौरान जो हमारे किसान भाई इस्तेमाल करेंगे, तो कौन कौन से जो प्रजातियां हैं जिसको लगा करके हमारे किसान भाई ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा पैदावार अर्जित कर सकते हैं आलू की? देखिए, वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर अभी कुफरी पोखराज जो है वह किस्म है जिसको कि इस तकनीकी के लिए रिकमेंड किया गया है। लेकिन कुफरी पोखराज की तरह ही चिप्सोना 1, चिप्सोना 2 ये भी प्रभेद हैं जिनको कि इस तरीके की तकनीक में प्रयोग किया जा सकता है। और हमारे वैशाली ज़िला में या बिहार में विशेष तौर से हमारे किसान भाई कुफरी पोखराज का ही प्रयोग करते हैं, या फिर कुफरी बहार, कुफरी ज्योति, कुफरी ख्याति, कुफरी सिंदूरी और कुफरी लालिमा ये आलू का खेती विशेष तौर पर करते हैं। तो कुफरी लालिमा और कुफरी सिंदूरी जैसे प्रभेदों में भी इस तकनीकी को अपनाकर किया जा सकता है। मैम, कीटों का प्रकोप भी आलू पर बहुत देखा जाता है, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों के लिए जो आवश्यक जो रासायनिक कुछ ये हैं कीटों के प्रकोप को दूर करने के लिए, तो उसके बारे में ज़रा हमारे किसान भाइयों को आप बताएं। ये तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बीमारी का प्रकोप और कीटों का प्रकोप आलू की खेती में काफ़ी हो जाता है और विशेष तौर पे इसमें अगेती झुलसा और पिछेती झुलसा नामक बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है, जिससे कि एक हज़ारों संख्या एकड़ में की लगी हुई फसल कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है। तो आलू में झुलसा के बचाव के लिए हमारे किसान भाई प्रोपिनेम नामक दवा जो कि बाज़ार में उपलब्ध है, इसको 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें तो इस झुलसा से अगेती झुलसा का निदान हो सकता है। आपने हमारे विशेषज्ञ के द्वारा जो आलू की शून्य विधि से बुआई के बारे में जानकारी प्राप्त की, वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि जो ये बुआई की जो विधि है उससे हमारे पर्यावरण की भी रक्षा संभव है। तो उम्मीद है हमारे विशेषज्ञ के द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको विशेष तौर पे पसंद आएंगी और इसके लिए हम अपने विशेषज्ञ का हार्दिक रूप से आभार प्रकट करते हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि कैसे शून्य विधि से आलू की बुआई करें। अब हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बदलती हुई परिस्थितियों में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इनमें सबसे प्रमुख है ट्राइकोडर्मा, जो न सिर्फ पौधों में रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही पोषक तत्वों और पौधों की बढ़त बाढ़ के लिए बेहद उपयोगी है। जानेंगे कैसे कि रबी फसलों में कैसे ट्राइकोडर्मा द्वारा रोग प्रबंधन किया जाए, हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर जीर विनायक जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, प्रकृति के संसाधन पर जब हम शोध करते हैं, जब हमारे वैज्ञानिक शोध करते हैं, तो उसमें रोज़ कुछ न कुछ नई चीज़ें
निकल कर आती है सामने। जैसे हमारे फसलों में या खेती में, खेती को नुकसान करने में फफूंद का बड़ा अहम योगदान होता है। फफूंद बहुत अधिक नुकसानदायी कभी कभी हमारे किसानों के लिए हो जाता है, खास करके रबी फसलों में फफूंद काप ज़्यादा लगते हैं। चूँकि बरसात के तुरंत बाद रबी आती है खरीफ के बाद, तो बरसात में जो गीलापन होता है उससे फफूंद पैदा होते हैं और फफूंद नुकसान करते हैं। तो फफूंद को नियंत्रित कैसे किया जाए, उसी के लिए एक फफूंद जनित मतलब ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा भी एक फफूंद है जिससे फफूंद को नियंत्रित किया जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं इस ट्राइकोडर्मा फफूंद के बारे में। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर जीर विनायक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सर। ट्राइकोडर्मा पर हम बात करते हैं कि ट्राइकोडर्मा पहले तो क्या है, ट्राइकोडर्मा क्या है और कैसे ट्राइकोडर्मा को किसान यूज करते हैं? मिट्टी में कई सारा फफूंद होता है, जैसे मित्र फफूंद भी होता है और उसके साथ साथ एक नुकसान पहुंचाने वाला फफूंद भी होता है, शत्रु फफूंद। शत्रु फफूंद भी बोल सकते हैं। ये शत्रु फफूंद को कंट्रोल करने के लिए मित्र फफूंद को भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये ट्राइकोडर्मा एक एग्जाम्पल है। जैसे शत्रु फफूंद, बहुत सारे शत्रु फफूंद होता है। मान लीजिए कि उकटा रोग पहुंचाने वाले तने में आता है, मिट्टी का अंदर भी जैसे विल्टिंग बोल सकते हैं हम। जैसे राइजोक्टोनिया फिजेरियम विल्ट आता है और राइजोक्टोनिया विल्ट आता है और बहुत सारे बीमारियां भी फैला देता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राइकोडर्मा को एक जैविक तरीके से हम नुकसान पहुंचाने वाले फफूंद को हम कंट्रोल करने के लिए ये ट्राइकोडर्मा को यूज़ करते हैं। ट्राइकोडर्मा का यूज जो है किन किन फसलों में किया जाता है, खास करके रबी में, और कब कब करना चाहिए सर? जी सर, देखिए किसान भाइयों, अभी हम रबी का मौसम है। रबी का मौसम में हम गेहूँ, मक्का और बहुत सारे सब्जियां और उसके अलावा आलू भी उगा देते हैं। उसमें बहुत सारे बीमारी भी आता है। वो सारा बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक फंगिसाइड को हम यूज़ करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा बीमारी कम होता है, फिर बाद में वो बढ़ जाता है। जैसे बढ़ता है, बढ़ते जाता है, फिर बाद में हमें हमेशा बार बार उसको रासायनिक फंगिसाइड को यूज़ करने के वजह से ये रोग का क्षमता बढ़ते जाएगा। इसको हमेशा कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, जैविक तरीक़े से हम दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उसका हम इस रास्ते पे हमको मिल गया हमको ट्राइकोडर्मा। ये जैविक का तरीक़ा से कंट्रोल करने वाला ये फफूंद है। और ये ट्राइकोडर्मा को हम पहले मार्केट में पाउडर फॉर्मुलेशन पे मिलता है और एक लिक्विड फॉर्मुलेशन पे भी मिलता है। ये जो ट्राइकोडर्मा पाउडर फॉर्मुलेशन पे मिलता है वो तीन गुना टाक पाउडर मिक्सित और 1 गुना मेन कल्चर मिक्सित होके हमारा मार्केट में मिलता है। उसको हमेशा हम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट का हिसाब से, जैसे 20 लाख से 20 करोड़ का कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट का हिसाब से हम उसको यूज़ करना पड़ेगा। मतलब उसको देख के हम खरीदना पड़ेगा। अगर उसका संख्या बराबर है तब भी उसको लेना पड़ेगा। और इसका एक्सपायरी डेट होता है 6 महीने का अंतर ही इसको यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम इसको पहला चीज़ है, लाने के बाद उसको क्या करना है, हम 3 तरीक़ा से उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बीजोपचार, पहला चीज़ बीजोपचार। सेकेंड आता है मतलब मिट्टी में मिलाकर देना है, मतलब जैसे मिट्टी में देना है। और तीसरा आता है सीडलिंग डिपिंग मेथड, मतलब नर्सरी का जैसे पौधा उगा देते हैं आप, नर्सरी का पौधा को जड़ को ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करना है, ट्राइकोडर्मा का कंसोर्शियम पे, मतलब जो लिक्विड पानी में मिक्सित करके उसमें डुबा देना है। और हम आते हैं एक एक चीज़ें के ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे बीजोपचार करना है तो हमको क्या करना है, 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को लेना है। उसके 1 किलो बीजोपचार से जो भी उगाने वाला बीज है उसके साथ मिलाकर उसको ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट आता है मिट्टी का अंदर लेना है। अगर मिट्टी का अंदर हम खेत में लेना है, किसान भाइयों हमेशा हम ध्यान रखना है, जैसे कि जब भी मिट्टी का अंदर हम बुआई करते हैं उसके 30 दिवस के पहले हमको क्या करना है,
हमारा गोबर को तैयार करना है। जैसे गोबर का अगर मान लीजिए एक एकड़ के लिए 1 एकड़ का खेत में मतलब 15 कट्ठा में हमको लगभग 100 किलो गोबर का खाद चाहिए। हमेशा 30 दिवस बुआई करने के पहले 100 किलो गोबर में हमेशा हमको 5 किलो का ट्राइकोडर्मा मार्केट से ख़रीदना पड़ता है। इसको मिलाकर हम 1 हफ्ते तक हम मिलाकर रखना चाहिए। और जैसे हम खाद के साथ मिलाकर रखते हैं उसको हमेशा नमी को मेंटेन करने के लिए पानी से छिड़काव करना है और उसका ऊपर बोरा से भर देना है। तो आपने देखा कि ट्राइकोडर्मा एक जो फफूंदनाशी है या फफूंद है, खुद एक फफूंद है, उससे कैसे हम फफूंद का नाश कर सकते हैं, फफूंद को कंट्रोल कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आपको कहा गया कि जब आपको इस संदर्भ में कोई भी परेशानी हो तो आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र, बिहार के किसी भी ज़िले में हो, आप वहाँ के नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं, इसके बारे में समझें, वहाँ के वैज्ञानिक आपको बताएंगे। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर झीर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि कैसे शून्य विधि के द्वारा आलू की बुआई और साथ ही साथ सूक्ष्म जीव ट्राइकोडर्मा द्वारा कैसे रोगों का प्रबंधन करें। अगले अंक में इसी तरह कुछ नई और ख़ास जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।